Hey Science Explorer, welcome to the magical transformation of chemical reaction and its equation। क्या आप कभी सोचे हो कि आपके घर में जो मिल्क रहता है वो गर्मियों की सीजन में खासकर बहुत जल्दी खराब हो जाता है, ऐसा क्यों होता है? या फिर आपके घर में जो पुरानी बाईसाइकिल रखी रहती है बहुत टाइम तक, उस पर एक अच्छी सी मोटी लेयर रस्ट की जम जाती है, मतलब जिसको हम बोलते हैं जंक लग जाता है, वैसा होता है क्यों? या फिर आप दीपावली में जो फायर क्रैकर्स जलाते हैं ना, जो ब्रस्ट करता है, वो एक्चुअली क्यों होता है? ये छोटे छोटे चीज़ जो हमारे आसपास होते रहते हैं, बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं, जिसे हम लोग नोटिस तो करते हैं लेकिन कभी उसके बारे में जानने की कोशिश नहीं करते, उसके पीछे के साइंस को समझने की कोशिश नहीं करते। ये एक्चुअली में क्या है? ये एक्चुअली में केमिकल रिएक्शंस होता है जो हम लोग के आसपास होता रहता है। हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में बहुत सारे चेंजेस देखते हैं, खाना बनाने से लेकर के कोल्ड ड्रिंक्स पीने तक, सब में छोटी छोटी ट्रांसफॉर्मेशन होती रहती है। तो ये सारे ट्रांसफॉर्मेशन को हम लोग नोटिस करते हैं लेकिन इसके बारे में कभी जानने की कोशिश नहीं करते। तो आज के लेक्चर में हम लोग इसी ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि हम लोग पढ़ेंगे इनविजिबल वर्ल्ड ऑफ आइटम्स के बारे में, कैसे सब्सटेंस ब्रेक करते हैं, फिर आपस में रीअरेंज होते हैं, फिर नई सब्सटेंस क्रिएट कर देते हैं, और उसमें कभी कलर चेंज हो जाता है, कभी उसमें वार्म जैसा फीलिंग्स आने लगता है, कभी उसमें बबल्स जनरेट होते हैं और कभी उसमें एक्सप्लोजन भी हो जाता है। तो ये सारे चीज़ आज हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। आज के लेक्चर के एंड में आप आंसर कर पाओगे कि क्यों मैग्नीशियम रिबन को जब हम बर्न करते हैं तो वो ब्राइट वाइट लाइट देती है, इतनी ज़्यादा इंटेंस ब्राइट लाइट, जो हम अपनी आंखों से अगर उसको देखते हैं तो अगर फिर कहीं और देखोगे तो अंधेरा अंधेरा टाइप से दिखेगा, इतना ब्राइट लाइट देता है। ठीक है, फिर हम लोग एक्सप्लोर करेंगे, फिर हम लोग आंसर कर पाएंगे कि जब हम दो कलरलेस लिक्विड को मिलाते हैं तो कैसे उसमें कलर अपीयर होता है, मतलब उसमें कलर कैसे दिखने लगता है। या फिर हम जिंक को जब एसिड से रिएक्ट करते हैं तो उसमें बबल्स जो क्रिएट होते हैं, यानी कि वो वार्म कैसे हो जाता है। ये सारे चीज़ हम लोग आज पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे कि कैसे साइंटिस्ट इक्वेशन, मतलब कैसे एक साइंटिस्ट रिएक्शन को इक्वेशन में लिखना सोचे, कैसे मतलब रिएक्शन को वो इक्वेशन में कन्वर्ट किए। ये सारे चीज़ जो आपकी केमिस्ट्री के टेक्स्ट बुक में एक्चुअली में टेक्स्ट के फॉर्म में दिया है, ये जनरली एक टेक्स्ट नहीं है, इसके पीछे का साइंस है। क्या? फूड, फायर, फ्यूल, इवन लाइफ इटसेल्फ, सबके पीछे साइंस है। जो छोटी छोटी चेंजेज और ट्रांसफॉर्मेशन होती रहती है हमारे खुद के अंदर भी, इतनी सारी ट्रांसफॉर्मेशन होती रहती है जिसके बारे में तो हमें पता भी नहीं होता। तो आज के लेक्चर में हम लोग एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे एक केमिकल रिएक्शन डिफरेंट होता है फिजिकल वन से, और फिर हम लोग सीखेंगे कि कैसे केमिकल इक्वेशन को प्रोफेशनल्स की तरह बैलेंस करना सीखेंगे। ये सारे चीज़ आज हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो क्या आप रेडी हो आज के लिए एक मतलब रियल लैंग्वेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को जानने के लिए, यानी कि केमिस्ट्री के कोड को क्रैक करने के लिए? लेकिन इस ट्रांसफॉर्मेशन को जानने से पहले लाइफ की एक छोटी सी लेसन। क्या है लाइफ की लेसन? हैप्पीनेस। हैप्पीनेस एक्चुअली सबको चाहिए होता है, ठीक है, लेकिन ये हैप्पीनेस कहाँ से आती है? लोग कहाँ ढूंढते हैं हैप्पीनेस को? बाहर ढूंढते हैं। हैप्पीनेस कभी कहीं और से नहीं आती, किसी चीज़ में नहीं होती, या कोई बाय लक हमको हैप्पीनेस नहीं मिल जाती। हैप्पीनेस एक्चुअली क्या होता है? वो हमारी चॉइस होती है, हमारी एक्शंस में होती है, मतलब जो हम चूज़ करते हैं, जो हम एक्शन परफॉर्म करते हैं, उसकी वजह से हैप्पीनेस आती है। आप इमेजिन करो दो बंदे, एक बंदा ऐसा जो हैप्पीनेस कहाँ ढूंढ रहा है? अपने फ्रेंड्स में ढूंढ रहा है, किसी गिफ्ट में ढूंढ रहा है, या फिर किसी पार्टी थ्रो हुआ, कोई पार्टी थ्रो किया, उसमें हैप्पीनेस ढूंढ रहा है। और एक दूसरा बंदा जो एक्चुअली हैप्पीनेस अपने लिए चॉइस कर रहा है, मतलब क्रिएट कर रहा है, कैसे? दूसरे के लिए काइंड होकर के, दूसरे की हेल्प करके, अपने ऊपर मेहनत करके, छोटे छोटे स्टेप्स में अपने गोल को अचीव करके। यानी कि दूसरा बंदा क्या कर रहा है? एक्चुअली वो एक पाथ क्रिएट कर रहा है हैप्पीनेस का अपने लिए। तो हैप्पीनेस आपके अंदर होती है, आपके इनर वर्ल्ड में होती है, वो आपके चॉइस और आपके एक्शन की वजह से होती है, ना किसी और की वजह से होती है। सो स्टे एक्टिव, स्टे हैप्पी एंड लिव फुल्ली। On this note, I'm Krishna. You're watching me on Concept Biz. Let's begin. तो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस के बारे में और केमिकल इक्वेशन के बारे में। तो देखिए, केमिकल रिएक्शन को समझने से पहले आपको एक छोटा सा टर्म समझना पड़ेगा, फिजिकल चेंज पहले समझना पड़ेगा, ठीक है। केमिकल रिएक्शन को समझने से पहले ये फिजिकल चेंज क्या होता है इसको समझिए। देखिए, जैसे ये आइस है, ठीक है, आइस क्या चीज का है? वाटर का ही बना हुआ है।
आइस है, आप इसको नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे रखो, नॉर्मल रूम टेम्परेचर जैसे अभी हम लोग हैं, अभी नॉर्मल रूम टेम्परेचर है, कोई चीज़ नहीं चल रही, ठीक है, इसमें रखो तो क्या होगा, आइस मेल्ट करेगा, मेल्ट करके क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा, है ना। आइस मेल्ट करके क्या बनेगा, वाटर बन जाएगा। वाटर किस फॉर्म में, लिक्विड के फॉर्म में। ये भी आइस था, ये भी सॉरी वाटर था जो आइस के फॉर्म में था, यानी कि सॉलिड के फॉर्म में था, ठीक है। जब वो नॉर्मल टेम्परेचर पे रहा, कुछ देर आप उसको छोड़ोगे तो यही आइस क्यूब जो वाटर है ये लिक्विड के फॉर्म में बन जाएगा, वो भी वाटर ही रहेगा। ऐसा थोड़ी है कि ये चेंज होकर के कुछ और ही बन गया, वाटर चेंज हुआ, मेल्ट हुआ, मतलब लिक्विड फॉर्म में बना, तो ऐसा थोड़ी है कि वो वाटर कोल्ड ड्रिंक्स बन गया या कुछ नई चीज बन गई, कोई नई चीज नहीं बनी, वो रही तो वाटर ही। तो इसी को हम बोलते हैं फिजिकल चेंज, यानी कि वो चेंज जिसमें सिर्फ शेप साइज चेंज हो, मतलब उसका शेप बदल जाता है, साइज बदल जाती है, उसका स्टेट चेंज हो जाता है, लेकिन रहती वही चीज है, कोई नई चीज नहीं बनती, इसको हम फिजिकल चेंज बोलते हैं, ठीक है। दूसरा एग्जांपल ले लो, पेपर। और हाँ, ये रिवर्सिबल होता है, मोस्ट ऑफ द केस में जो फिजिकल चेंज होता है वो रिवर्सिबल होता है। जैसे कि आइस को आप बोले कि नॉर्मल टेम्परेचर में रखे तो ये वाटर बन गया, लेकिन वापस से आप इसको आइस क्यूब बना सकते हो। कोई आइस क्यूब के शेप का कोई यूटेंसिल्स लोगे, उस पर वाटर डालोगे तो फिर वापस से वो आइस के फॉर्म में बन जाएगा, यानी कि ये रिवर्सिबल होती है, मोस्ट ऑफ द केस में ये रिवर्सिबल होती है। दूसरा एग्जाम्पल ले लो पेपर की। पेपर लिए, उसको फाड़ दिए, मल्टीपल पीसेस में कर दिए, उसको फाड़ करके मल्टीपल पीसेस में कर दिए, तो क्या हुआ, उसका शेप चेंज हो गया, ठीक है, कोई नई चीज नहीं बनी, रहा तो वो पेपर ही। ऐसा थोड़ी है कि आप उसको फाड़े तो वो पैसा बन गया, मनी बन गया, ऐसा तो नहीं है, वो ब्लैंक पेपर ही रहा, तो ये हुआ फिजिकल चेंज। तीसरा एग्जांपल ले लो कि वाटर में मतलब शुगर को डिसॉल्व करो। शुगर को जब हम वाटर में डिसॉल्व किए तो वो वाटर क्या हुआ, वो वाटर डिसॉल्व हुआ, सॉरी शुगर वाटर में डिसॉल्व हुआ, तो वो वाटर मतलब शुगर का सॉल्यूशन हुआ, मतलब शुगर का सॉल्यूशन हुआ, इस वाटर में शुगर का सॉल्यूशन हुआ, पूरी तरह से डिसॉल्व हो गया। लेकिन आप इसको वाटर से मतलब फिर से इसको रीअरेंज, मतलब फिर से आप इसको पा सकते हो, अगर इसको इवापोरेट करो तो वापस से आपको शुगर मिल जाएगा और वाटर मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन ये रही सेम ही चीज, वाटर और शुगर ही रही, कोई दूसरी चीज नहीं बनी, ठीक है। तो फिजिकल चेंज उसी को बोलते हैं जिसमें सिर्फ शेप साइज या फिर उसका स्टेट चेंज होता है, कोई नई चीज, कोई नई सब्सटेंस नहीं बनती। उसके जस्ट अपोजिट अब केमिकल चेंज पढ़ो, ठीक है। केमिकल चेंज उसको बोलते हैं जिसमें नई सब्सटेंस ही बन जाती है। जैसे एग्जांपल में लो, ये मिल्क है, ठीक है, रॉ मिल्क है, मिल्क में हम उसको कर्ड डाल करके, थोड़ी सी कर्ड डाल करके उसको कर्ड बना दिए, ठीक है, तो ये कर्ड बन गई। अब ये मिल्क और कर्ड डिफरेंट चीज है, एक चीज तो नहीं है। मिल्क डिफरेंट है, कर्ड डिफरेंट है, मिल्क की प्रॉपर्टी अलग होगी, कर्ड की प्रॉपर्टी अलग होगी, मिल्क का टेक्सचर टेस्ट सब चीज अलग होगा और कर्ड का भी टेक्सचर टेस्ट सब चीज डिफरेंट होगा। मतलब केमिकल चेंज अब समझ में आया है कि वो चेंज जिसमें न्यू सब्सटेंस ही बन जाए, कुछ सब्सटेंस मिल करके, कुछ एटम्स कुछ मिल करके नई सब्सटेंस को क्रिएट कर देते हैं जिसकी प्रॉपर्टीज ही अलग होती है, सब उसका टेस्ट टेक्सचर अपीयरेंस सब चीज डिफरेंट हो जाएगा, तो उसको हम बोलते हैं केमिकल चेंज। एक और एग्जांपल ले लो एग का। रॉ एग आप देखते हो, रॉ एग कैसा होता है, लिक्विड फॉर्म का होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, आप उसको फोड़ोगे तो ट्रांसपेरेंट एक व्हाइट सा लिक्विड दिखेगा, ट्रांसपेरेंट होता है, और एक येलो कलर का दिखेगा, ट्रांसपेरेंट होता है और मतलब लिक्विड फॉर्म में होता है। जब आप इसको बॉईल करोगे तो क्या होगा, ऐसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा। मतलब हम उसमें हीट डालें तो उसका सब चीज चेंज हो गया, मतलब उसके अंदर जो प्रोटीन है वो आपस में रीअरेंज हुए और उसका टेक्सचर ही चेंज कर दिए, उसका फ्लेवर चेंज कर दीजिए, उसका टेस्ट चेंज कर दिए, इवन उसका अपीयरेंस भी चेंज कर दिए, तो इसको हम केमिकल चेंजेस कहते हैं। और ये रिवर्सिबल नहीं होता। आप दही को वापस से दूध बना सकते हो क्या, नहीं बना सकते ना, दही को वापस से हम दूध नहीं बना सकते, इम्पॉसिबल है भाई। इस पके हुए इस बॉइल्ड एग को वापस से आप रॉ एग बना सकते हो, नहीं बना सकते, तो इसको हम बोलते हैं एक्चुअली में केमिकल चेंज। तो अब समझ में आया फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज का डिफरेंस। फिजिकल चेंज वो जिसमें सिर्फ उसका साइज शेप और स्टेट चेंज होगा, लेकिन वो सेम चीज रहेगी, कोई नई चीज क्रिएट नहीं होगी। लेकिन केमिकल चेंज वो होती है जिसमें नई चीज ही क्रिएट हो जाती है, जिसका सब चीज डिफरेंट होगा, उसका शेप भी डिफरेंट होगा, उसका टेक्सचर टेस्ट अपीयरेंस सब चीज डिफरेंट होगा, मतलब उसकी प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाएगी, तो उसको हम बोलते हैं केमिकल चेंज, ठीक है। चलो, जब आपको वो दोनों चीज समझ में आ गया तो अब आपको केमिकल रिएक्शन भी समझ में आएगा। तो
तो सबसे पहले डे टू डे लाइफ में हम लोग केमिकल रिएक्शंस जो देखते हैं, जो अभी हम आपको सबसे पहले एग्जांपल दिए कि हमारे मिल्क जो होता है वो गर्मियों के सीजन में खासकर अगर आप फ्रिज के बाहर रखोगे तो वो खट्टा हो जाता है, वो भी एक तरह का केमिकल रिएक्शन है। या फिर जब आयरन मतलब तबाह हुआ या फिर बाईसाइकिल हुआ, किसी को भी आप ऐसे ही लंबे समय तक छोड़ दो तो उसमें रस्टिंग आ जाएगी। उसमें क्या होता है एक्चुअली में, आयरन रिएक्ट करता है किससे, वाटर से और एयर से। एयर में जो ऑक्सीजन होता है, मतलब जो रस्टिंग वाली चीज, जो भी लोहे लक्कड़ की चीज होती है ना, उसको बहुत टाइम तक ऐसे ही छोड़ोगे तो उसमें आयरन एक्चुअली वाटर और एयर से रिएक्ट करके क्या बना देता है, रस्ट बना देता है, मोटा सा लेयर जिसको बोलते हैं Fe2O3X ये भी एक तरह का केमिकल रिएक्शन है। फिर ग्रेप्स फर्मेंटेशन, मतलब ये भी ग्रेप्स को फर्मेंट करके हम अल्कोहल बना लेते हैं, ठीक है। फूड गेट कुक्स और डाइजेस्ट, मतलब फूड जो अभी हम आपको थोड़ा देर पहले एग्जांपल दिए बॉयल एग का जब कुक किए उसको, तो उसमें क्या केमिकल चेंजेस हुआ कि उसका सब चीज बदल गया, उसका प्रॉपर्टीज चेंज हो गया, उसकी अपीयरेंस चेंज हो गई, तो वो भी एक तरह का केमिकल रिएक्शन है। फिर वी रेस्पिरेट, जो हम लोग सांस लेते हैं वो भी एक तरह का केमिकल रिएक्शन है। मतलब जब हम लोग सांस लेते हैं ना, एक्चुअली हम क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। जब ऑक्सीजन हमारे अंदर जाता है तो वो क्या करता है, एक्चुअली हमारे फूड को डाइजेस्ट करता है और वो क्या करता है, उससे एनर्जी मतलब ग्लूकोज लेता है और ये दोनों मिल करके ना फिर एक चीज बनाते हैं जो हमारे बॉडी को जरूरत होता है, जो एनर्जी के फॉर्म में होता है, जो एटीपी कहलाता है। वो बायोलॉजी का टर्म है, वो आपसे पूछेगा नहीं, बस एक इन्फॉर्मेशन के लिए जान लो कि वो एटीपी होता है। जैसे हमारे लिए मनी होती है ना, मनी से हम सब चीज बाय करते हैं, उसी तरह से बॉडी में जो हमारा एनर्जी होता है वो एक्चुअली करेंसी का काम को, जो एटीपी होता है, जो एनर्जी जो टर्म होता है एटीपी, वो एक्चुअली हमारे बॉडी के लिए करेंसी का काम करता है। वो उसी की वजह से हमारी बॉडी पूरी एक्टिव रहती है, चलती है, बोलती है, या जो भी हम लोग बोल रहे हैं या हंस रहे हैं या चल रहे हैं, वही एनर्जी की वजह से। तो ये एक्चुअली रेस्पिरेशन होता है, जो हम लोग सांस लेते हैं, तो वो भी एक केमिकल चेंजेस है। ये सारे केमिकल चेंजेस हैं। तो ये केमिकल रिएक्शन अब समझ में आया कि केमिकल रिएक्शन वो प्रोसेस है जिसमें वन और मोर सब्सटेंस, एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करके कन्वर्ट करते हैं न्यू सब्सटेंस में, जिसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफरेंट होती है, उसकी अपीयरेंस बिल्कुल डिफरेंट होती है, ठीक है। तो चलो इसको हम एक्टिविटी से समझते हैं जो आपके बुक में है, ठीक है। तो पहली एक्टिविटी है एक्टिविटी 1.1, जिसमें मैग्नीशियम ऑन फायर, मतलब मैग्नीशियम में जब हम आग लगाएंगे तो क्या होगा। तो देखो क्या होगा, एक मैग्नीशियम रिबन लो और उसको अच्छे से सैंड पेपर से क्लीन कर लो। इससे एक क्वेश्चन आता है, वो भी हम आपको पहले बताएंगे, लेकिन पहले एक्टिविटी समझ लो। मैग्नीशियम एक रिबन लो, उसको सैंड पेपर से अच्छे से क्लीन कर दो, फिर उसमें आग लगाओ, ठीक है, जलाओ, माचिस से, लाइटर से, जिसके पास जो भी सुविधा है उसको लगाओ। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट करने से पहले भाई अपना प्रोटेक्टिव लेयर रखो तैयार, क्योंकि ये डेंजरस एक्सपेरिमेंट है और किसी भी एक्सपीरियंस टीचर के प्रेजेंस में ही एक्सपेरिमेंट करो। अपने से बैठ करके केमिस्ट्री के लैब को मत खोल लेना, किसी के एक्सपीरियंस टीचर के प्रेजेंस में ही एक्सपेरिमेंट करना, और अपने जितने भी प्रोटेक्टिव लेयर हैं वो आपके पास होने चाहिए, ठीक है। जब इसको आप जलाओगे तो क्या होगा, एक वाइट ब्राइट लाइट, बहुत ही ज्यादा डेजलिंग वाइट लाइट प्रोड्यूस होगी, जो बहुत ही ज्यादा ब्राइट होती है, इतनी ज्यादा ब्राइट होती है कि आप उसको देख नहीं पाओगे। अगर उसको आप देखें तो फिर दूसरी जगह देखोगे तो आपको अंधेरा थोड़ी देर तक अंधेरा दिखेगा। वो इतनी ज्यादा ब्राइट और एकदम व्हाइट लाइट होती है, ठीक है। और जब ये बर्न होगी तो फिर आपको क्या देगी, एस देगी, मैग्नीशियम ऑक्साइड का। मतलब मैग्नीशियम जब बर्न होगी, मैग्नीशियम जब उसमें ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्ट करेगी तो ये आपको देगी मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो ये मैग्नीशियम रिबन को हम जलाए, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, एयर में ऑक्सीजन होता है, जलाए तो क्या दिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। बिल्कुल न्यू प्रॉपर्टीज की, मतलब ये नई सब्सटेंस बनी। अब ये और ये तो बिल्कुल डिफरेंट है, कोई भी देख के बता देगा भाई ये सिंपल मैग्नीशियम, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है जो आपको एस के फॉर्म में मिला, ठीक है। तो ये बिल्कुल डिफरेंट प्रॉपर्टीज की, ये डिफरेंट चीज बनी, नई सब्सटेंस बनी, ठीक है। दो चीज रिएक्ट करके नई सब्सटेंस बनी, जिसको हम केमिकल रिएक्शन बोले। अब इसमें से आपको क्वेश्चन दे सकता है कि मैग्नीशियम रिबन जो होती है, ये जो होती है, इसको जब हम जलाते हैं तो इसको हम क्लीन क्यों करते हैं। सैंड पेपर से बोलता है इसको क्लीन कर लेने के लिए। जब आप इसको बर्न करोगे, एक्सपेरिमेंट करने से पहले बोलता है मैग्नीशियम रिबन को सैंड पेपर से क्लीन करने के लिए, ठीक है। तो ऐसा क्यों करते हैं, देखो ऐसा इसलिए करते हैं कि भैया मैग्नीशियम बहुत ही ज्यादा एक्टिव, मतलब रिएक्टिव है। वो स्लो, मतलब ऐसे लुल बैठ करके रहने वाला तो है नहीं, वो बहुत ज्यादा एक्टिव है। उसको जहां भी रखोगे वो अपना फितरत छोड़ेगा नहीं और रिएक्ट करते रहेगा, बैठ के रिएक्ट करते रहेगा। मतलब आप उसको मैग्नीशियम रिबन को कहीं भी रखोगे, एयर तो वहां पे जाएगी ही जाएगी,
एयर जाएगी मतलब ऑक्सीजन जाएगी, तो ऑक्सीजन से वो रिएक्ट करेगा। ऑलरेडी वो अपने ऊपर एक मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर बना के बैठा रहता है, ठीक है। जब उसको मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर उसके ऊपर ऑलरेडी बना रहेगा, तो जब आप एक्सपेरिमेंट करने जाओगे और उसको बर्न करोगे तो वो एक्सपेरिमेंट ठीक से होगा ही नहीं, क्योंकि वो जो ऑक्साइड लेयर होता है ना, वो एक्चुअली रिएक्शन में हिंड्रेंस पैदा करता है, वो आपको ठीक से बर्न नहीं होने देगा, मैग्नीशियम अंदर के मैग्नीशियम को जलने ही नहीं देगा। मतलब रिएक्शन में आपका एक बैरियर का काम करेगा। मतलब आप जब उसको जलाओगे तो वो ब्राइट लाइट आपको मिलेगी ही नहीं, मतलब जिस प्रॉपर्टी के लिए आप उसको देखना चाह रहे हो वो होगी ही नहीं। इसीलिए बोलता है कि जब मैग्नीशियम रिबन को हम जलाते हैं तो उसको पहले सैंड पेपर से क्लीन करते हैं, ताकि वो ऑक्साइड लेयर पूरी तरह से रिमूव हो जाए। तो ये उसका आंसर। दूसरा एक क्वेश्चन है कि जब मैग्नीशियम रिबन जलती है तो इतनी ब्राइट लाइट क्यों प्रोड्यूस होती है, ठीक है। जब मैग्नीशियम रिबन जलती है तो इतनी ब्राइट लाइट क्यों प्रोड्यूस होती है? सिंपल सा आंसर है इसका भाई। ब्राइट लाइट एक्चुअली में क्या है, जब ये रिएक्शन होती है ना, जब आप इसको बर्न करते हो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो ये जब ये रिएक्शन होती है तो बहुत ही ज्यादा इंटेंस अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होती है, मतलब बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ये जो एनर्जी होती है ना, यही एक्चुअली ब्राइटनेस होती है, वही जो ब्राइट लाइट उसी की वजह से होती है, क्योंकि वो इतना ज्यादा अमाउंट वाला, इतना हाई एनर्जी होता है कि वो ब्राइट के फॉर्म में आपको दिखता है। तो वो एक्चुअली वो हीट और एनर्जी होती है जो आपको ब्राइट लाइट के फॉर्म में दिखती है, क्योंकि मैग्नीशियम हाईली रिएक्टिव होता है ऑक्सीजन के साथ। तो ये जब रिएक्ट करता है मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ये किस तरह का कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ये आगे आपको बताएंगे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है। बस अभी आप टर्म जान लो कि ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। और ये क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। रिएक्शन दो टाइप का होता है, एक एक्सोथर्मिक, एक इंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक अभी आया तो इसलिए बता देते हैं। एक्सोथर्मिक उसको बोलते हैं जो मतलब हीट प्रोड्यूस करता है, बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट प्रोड्यूस करता है, उसको हम एक्सोथर्मिक, मतलब हीट प्रोड्यूस कर रहा है, निकाल रहा है, तो उसको हम एक्सोथर्मिक बोले। इंडोथर्मिक जो हीट खींच लेता है उसको इंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आया एक्सोथर्मिक क्या हुआ, जो लॉट ऑफ हीट एंड लाइट देती है। तो ये दोनों क्लियर है। तो ये रीजन था कि जब मैग्नीशियम रिबन को हम रिएक्ट करवाते हैं तो उसको क्लीन क्यों करते हैं, क्योंकि वो ऑक्साइड लेयर को हटाने के लिए क्यों क्लीन करते हैं, क्योंकि मैग्नीशियम रिबन ऑलरेडी बहुत ही हाईली रिएक्टिव होती है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर करके ऑलरेडी एक लेयर बना देती है, जो जब आप उसको रिएक्ट करोगे, अगर इसको क्लीन नहीं करोगे तो वो रिएक्शन में बैरियर का काम करता है, इसलिए उस ऑक्साइड लेयर को हटाना जरूरी होता है। प्लस इतनी ब्राइट लाइट क्यों देती है, क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव होती है, इसलिए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होती है, इसीलिए ये ब्राइटनेस वाली लाइट देती है। ओके, क्लियर है। चलो अब हम लोग दूसरा रिएक्शन देखते हैं, ठीक है। मतलब आपके बुक में जो दूसरा एक्टिविटी है, एक्टिविटी 1.2, यानी कि प्रेसिपिटेट रिएक्शन, मतलब येलो सरप्राइज। अब बोलोगे प्रेसिपिटेट क्या होता है। प्रेसिपिटेट एक्चुअली क्या होता है, सॉल्यूशन में जो सॉलिड फॉर्म में रह गया उसको हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं। मतलब कोई सॉल्यूशन को मिक्स किए और वो सॉल्यूशन में सॉलिड फॉर्म में निकल गया तो उसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट, ठीक है। तो इस एक्टिविटी को देखते हैं। इसमें क्या करना है, आपको एक टेस्ट ट्यूब लेना है, टेस्ट ट्यूब एकदम क्लीन हो, ठीक है। उसमें 5 ml ऑफ लेड नाइट्रेट डाल दो। लेड नाइट्रेट मतलब ये डाल दो, आपको रिएक्शन लिख देते हैं, PbNO3 होल ट्वाइस, ठीक है। लेड नाइट्रेट डाल दो इसमें, ठीक है। फिर बोलता है कि 5 ml इसमें पोटासियम आयोडाइड भी डाल दो। इसी में सेम टेस्ट ट्यूब में 5 ml पोटासियम आयोडाइड डाल दो भैया। पोटासियम आयोडाइड क्या हुआ, Ki, ठीक है। ये दोनों को रिएक्ट कराना है। जैसे ही आप दूसरा वाला सॉल्यूशन डालोगे क्या होगा, फटाक से आपको ऑब्जर्व करने को मिलेगा येलो कलर का प्रेसिपिटेट। ये देखो येलो कलर का प्रेसिपिटेट, आप बस ऐसे समझ जाओ, ये येलो कलर का प्रेसिपिटेट देखने को मिलेगा। और ये जैसे डालोगे ना, ये इंस्टेंट रिएक्शन होगा, तुरंत रिएक्शन होगा। मतलब क्या बनेगा, ये आपका बनेगा लेड आयोडाइड बनेगा और बचा हुआ चीज निकल जाएगा, ठीक है। बचा हुआ चीज निकल जाएगा। ये रिएक्शन दिख रहा है, पहले लेड नाइट्रेट डाले, उसके बाद इसमें पोटासियम आयोडाइड डाले। जब जैसे आप दूसरा वाला सॉल्यूशन उसमें डालोगे, इस टेस्ट ट्यूब में जैसे दूसरा वाला सॉल्यूशन डालोगे,
तुरंत ही इंस्टेंट आपको ये येलो कलर देखने को मिलेगा प्रेसिपिटेट फॉर्म में, क्योंकि ये जो लेड आयोडाइड है ये इनसॉल्युबल होता है सॉल्यूशन में, और वो सॉलिड फॉर्म में रहता है, उसी को प्रेसिपिटेट बोलते हैं। तो ये दूसरा रिएक्शन आपको दिखा, इंस्टेंट रिएक्शन। अब ये तुरंत रिएक्शन कैसे कर जाता है, वो इसलिए होता है क्योंकि दोनों जो है ये दोनों आपका एक्वस फॉर्म में होता है, मतलब दोनों वाटर में मिला होता है, एक्वस फॉर्म में होता है, यानी कि उसके आयंस जो फ्री फॉर्म में रहते हैं, ठीक है। तो जैसे ही दूसरा सॉल्यूशन, पहला सॉल्यूशन डाले, दूसरा जैसे ही डालेंगे तो वो जो दोनों फ्री आयंस होते हैं Pb2+ और I-, ये दोनों आयंस आपस में तुरंत रिएक्ट करते हैं, और ये जो लेड आयोडाइड बनेगा जो इनसॉल्युबल होता है वो प्रेसिपिटेट फॉर्म में येलो कलर का आपको दिखने लगता है। तो ये रीजन है कि क्यों प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है जब हम ये दोनों सॉल्यूशन डालते हैं, और इंस्टेंट क्यों होता है, ठीक है। तो ये आपका एक्टिविटी 2 था। तो इसको समझ में आ गया कि क्यों ये येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। चलो, तो अब आपका थर्ड एक्टिविटी देखते हैं, जो एक्टिविटी 1.3 है। इसमें क्या करेंगे, जिंक को हम एसिड से रिएक्ट कराएंगे। तो चलो, एक कॉनिकल फ्लास्क ले लो, उसको एकदम ड्राई होना चाहिए, क्लीन और ड्राई होना चाहिए, उसमें जिंक ग्रैनुअल्स डाल दो, ठीक है। जिंक ग्रैनुअल्स डाल दिए, ठीक है। अब इसको दो चीज से रिएक्ट करा सकते हैं, कोई भी एसिड से करा दो, या तो आप डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से करा दो, मतलब HCl से, या फिर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से इसको करा दो, ठीक है। और जितने भी आपके प्रोटेक्टिव मेजर है वो आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। जैसे ही आप ऐसा करोगे, मतलब जब जिंक को आप रिएक्ट कराओगे HCl से या H2SO4 से, दोनों का अलग अलग सेम ही आएगा, ठीक है। H2SO4 से, दोनों में से किसी एक एसिड से कराओगे तो क्या होगा, आपको क्या देखने को मिलेगा। आप थोड़ी देर उसको वेट करो और साइड में देखना कि ये बबल्स, एक फिजिंग साउंड प्रोड्यूस होगा और बबल्स टाइप का आपको दिखेगा, बबल्स टाइप का दिखेगा। मतलब ये क्या हो रहा है, एक्चुअली हाइड्रोजन गैस का इवॉल्व हो रहा है। ये जो बबल्स दिख रहा है ना, एक्चुअली वो हाइड्रोजन गैस का इवॉल्व हो रहा है। तो ये आपको देखने को मिलेगा। और ये जब आप इसके फ्लास्क को टच करोगे, फ्लास्क को जब टच करोगे तो आपको ये थोड़ा सा गर्म फील होगा, गर्म मतलब वार्म टेम्परेचर फील होगा। मतलब ये क्या हुआ, एक तरह से ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ, क्योंकि ये यहाँ पे हीट रिलीज हो रही है, ठीक है, यहाँ पे हीट रिलीज हो रही है। तो ये रिएक्शन देखे, तो अभी आप जितने भी रिएक्शंस देखे, तीन एक्टिविटी देखे, तीनों रिएक्शंस देखे, उसके बेसिस पे अब आप एनालाइज कर सकते हो। आपको क्लू मिल गया कि एक्चुअली केमिकल रिएक्शन होगा तो क्या होगा। मतलब जब केमिकल रिएक्शन होगा तो क्या होगा, चेंज स्टेट होगा, उसका स्टेट चेंज हो जाएगा। मतलब लिक्विड में तो है तो सॉलिड में बन जाएगा। जैसे आपको बताया कि वो दो लिक्विड मिक्स किए तो वो सॉलिड प्रेसिपिटेट फॉर्म में बन गया, ठीक है, वो रिएक्शन बताया। उसका कलर चेंज हो जाएगा, वही सेम रिएक्शन जिसमें कलर चेंज हुआ, मतलब उसमें दोनों कलरलेस लिक्विड था, उसका कलर आ गया। मतलब उसका जो अभी आपको पीछे बताए थे ना एक रिएक्शन, ये वाला, इसमें येलो कलर आपको दिखने लगा, इसका कलर चेंज हो गया, ठीक है। फिर आपको पता चलेगा कि उसमें गैस का इवॉल्व हुआ, जो अभी जिंक वाला रिएक्ट करवाए एसिड से, तो उसमें गैस इवॉल्व हुआ और प्लस उसमें मैक्सिमम हीट प्रोड्यूस हुआ, मतलब जिसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोले। उसका टेम्परेचर भी चेंज हो जाएगा, मतलब आप उस कॉनिकल फ्लास्क को टच करोगे तो वो वार्म करेगा। तो ये सारे सिग्नल्स हैं कि हमको पता चलेगा कि एक्चुअली में केमिकल रिएक्शंस हुआ। मतलब ये सारे इंडिकेटर हैं जिससे आप ये आइडेंटिफाई कर पाओगे कि हाँ भाई सच में केमिकल रिएक्शंस तो हुआ है। तो ये हुआ उसका इंडिकेटर, ठीक है। तो अब समझ में आया कि क्यों केमिकल रिएक्शंस पढ़ना चाहिए। केमिकल रिएक्शंस आप पढ़ोगे तभी तो आप समझोगे कि सब्सटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, नेचर में जो हमारे आसपास जो होते हैं वो एक्चुअली किस वजह से हो रही है, या इंडस्ट्रीज में हो रही है तो वो किस वजह से हो रही है। अगर आप इस रिएक्शंस को समझोगे तभी आप इस चीज़ को समझ पाओगे। आपके अंदर भी बहुत सारे केमिकल्स रिएक्शंस होते हैं, डाइजेशन भी एक तरह का केमिकल रिएक्शन है, तो उसको भी आप समझ पाओगे, कंबस्शन समझ पाओगे, रस्टिंग समझ पाओगे, फर्मेंटेशन समझ पाओगे। यानी कि इसीलिए केमिकल रिएक्शंस पढ़ना जरूरी है। तो अब समझ में आया केमिकल रिएक्शन और फिजिकल में क्या डिफरेंस है। फिजिकल में फिजिकल अपीयरेंस चेंज होता है, केमिकल में उसका प्रॉपर्टीज चेंज हो जाता है, ठीक है, ये डिफरेंस है। और उसका इंडिकेटर केमिकल रिएक्शन परफॉर्म हुआ तो ये उसका इंडिकेटर है कि इसका स्टेट चेंज हो जाएगा, उसकी कलर चेंज हो जाएगी, उसमें गैस निकलेगा, फिर इसमें टेम्परेचर निकलेगा। ये सारे चेंजेस होंगे जो हम अभी एबव के इक्वेशन में पढ़ेंगे। एबव के एक्टिविटी में देखिए, एक नॉर्मल सा भी एग्जांपल ले सकते हो, सिंपल रियल लाइफ एग्जांपल। जैसे वाटर है, वाटर कैसे फॉर्म होता है, कैसे फॉर्म होता है, एक हाइड्रोजन गैस होता है, ठीक है, H2, वो किससे रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, ठीक है, O2 से। ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं और क्या बना देते हैं, सिंपल वाटर।
H2O। भाई डिफरेंट चीज बनाए, एकदम डिफरेंट चीज। मतलब हाइड्रोजन क्या है, एक कंबस्टेबल गैस है जो गैसियस फॉर्म में है, जो इनविजिबल है एक्चुअली में। ऑक्सीजन क्या है, एक ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन को सपोर्ट करने वाला है, ये भी गैसियस फॉर्म में है, ये भी इनविजिबल है। और ये दोनों आपस में मिलके क्या बनाए, एक लिक्विड फॉर्म में एक लाइफ चीज जो हमको दिखता है वो वाटर बना दिए। वाटर को हम देख सकते हैं, है ना। मतलब एक तरह से आप बोलो कि लाइफ ही बना दिए। बिना वाटर के हम लोग एग्जिस्ट नहीं कर सकते ना। लाइफ एक्चुअली, वाटर तो एक लाइफ है ना। तो ये दोनों गैस मिल करके वाटर बना दिए। तो ये एक्चुअली रिएक्शन है। रिएक्शंस का पावर है कि आपस में दो डिफरेंट चीज मिल करके एक नई चीज बना दिए, एक नई चीज क्रिएट कर दिए। ठीक है, तो ये था केमिकल रिएक्शंस और उसके इंडिकेटर कि कैसे हमको पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन एक्चुअली में परफॉर्म हुआ। चलो अब रिएक्शन समझ गए, तो अब इक्वेशन समझते हैं। आप इक्वेशन को ऐसे समझो कि रिएक्शन एक्चुअली में स्टोरी है और इक्वेशन उसकी स्क्रिप्ट है। जो मूवी बनती है ना, स्टोरी सुनाए भैया, अब इसकी स्क्रिप्ट दो, वही वाली सेंस समझो कि रिएक्शन उसकी स्टोरी है और इक्वेशन जो है उसकी स्क्रिप्ट है। अब देखो इक्वेशन की क्यों जरूरत पड़ी, ठीक है। अब मतलब आप ऐसे समझो कि बार बार हम जैसे मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहे हैं, तो बार बार इसको नहीं लिखेंगे मैग्नीशियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, बहुत लंबा नहीं हो गया इसको बार बार लिखना कि मैग्नीशियम रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन एक सेंटेंस में, ठीक है, एक सेंटेंस में लिखे बार बार मैग्नीशियम रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, बहुत लेंदी हो गया। तो लोगों ने सोचा कि भाई ये बहुत लेंदी हो गया, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, बार बार ये चीज आती है और बार बार हमें लिखना पड़ता है, कितना मतलब हेक्टिक है, तो इसको थोड़ा शॉर्ट करते हैं। तो फिर क्या किया, उसको वर्ड में लिखना शुरू किया कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड, मतलब उसका प्रोडक्ट बना मैग्नीशियम ऑक्साइड। फिर सोचा कि इससे भी भाई बात नहीं बनती, इसमें भी तो लिखना पड़ता है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन तो गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो ये भी अभी वर्ड्स में लिख रहे हैं तो ये भी लंबा पड़ता है। तो इसीलिए इसका फिर सोचा, इसका सॉल्यूशन सोचा कि इसको सिंबल में यूज करते हैं। तो इसका एक सिंबल जनरेट किया, हर इक्वेशन का एक सिंबल जनरेट किया, तो वो हमारे लिए इजी हो गया। तब क्या किया, सीधे सिंबल लिख दिया, मैग्नीशियम रिएक्ट किया ऑक्सीजन से तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था, ठीक है। तो इस तरह से साइंटिस्ट सोचे कि रिएक्शन को कैसे हम इक्वेशन में कन्वर्ट करें अपने इजी प्रोसेस के लिए, मतलब अपने लिए इजी हो, आसान हो, कोई भी चीज को दिखाने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए बार बार एक लंबा सा चीज लिखने से अच्छा है कि शॉर्ट सिंबल के फॉर्म में उसको लिखो, तो हमारे लिए लाइफ इजी हो जाती है ना, शॉर्ट फॉर्म इजी हो जाती है। तो ये हुआ। अब इसमें देखो जो दो चीज रिएक्ट करेगी, देखो इसमें जब रिएक्शन हुआ, इक्वेशन हुआ, तो उसमें दो चीज होती है, एक लेफ्ट साइड की, एक राइट साइड की। इसको हम बोले LHS, इसको बोले RHS, ठीक है। जो लेफ्ट साइड में होगी वो LHS, मतलब ये वाली LHS हुई, ठीक है, और ये हुई RHS राइट साइड वाली, ठीक है। अब जो लेफ्ट साइड में होती है उसको हम रिएक्टेंट बोलते हैं। रिएक्टेंट किसको बोले, जो आपस में रिएक्ट करेगी, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है भैया, जो भी एक्शन होने वाला है उसमें जो पार्टिसिपेट करने वाला है उसको हम रिएक्टेंट बोले, जो लेफ्ट साइड में रहेगी, ठीक है। और उसका जो उसके से पार्टिसिपेशन करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो राइट साइड में रहेगा, ठीक है। उसको राइट साइड में डिनोट किया गया, मतलब उसको प्रोडक्ट बोले, मतलब जो दोनों रिएक्ट करके आपस में जो भी भीड़ भाड़ के बनाएंगे उसका भैया प्रोडक्ट हुआ राइट साइड में, उसको हम प्रोडक्ट बोले, ठीक है। ये दोनों रिएक्ट करके आपस में मिले और प्रोडक्ट बोले। अब बीच में क्या है, एरो। एरो क्या करता है, डायरेक्शन दिखाता है, बस डायरेक्शन को दिखाता है कि ये दोनों रिएक्ट किए इस डायरेक्शन में और ये तुम्हारा प्रोडक्ट निकला, ठीक है। अब प्लस साइन इस दोनों को कनेक्ट करता है, मतलब उस दोनों को सेपरेट करता है। ये दो रिएक्ट है, मतलब दो चीज है, ये जुड़ेगा, ये प्लस ये, तो वो प्लस जोड़ने का काम करता है, सेपरेशन का काम करता है, ठीक है। तो ये सारे सिंबल्स इसके समझ में आ गए, ठीक है। स्केलेटल इक्वेशन एक नया वर्ड है। स्केलेटल इक्वेशन किसको बोलते हैं, वैसे इक्वेशन जो बैलेंस नहीं होते, मतलब सिंपल सा बस इक्वेशन है, वो बैलेंस्ड फॉर्म में नहीं है। अब ये बैलेंस्ड का क्या चक्कर है, इसको भी बताते हैं आराम से, ठीक है। बस अभी समझो कि स्केलेटल इक्वेशन इसको बोलते हैं, ये स्केलेटल इक्वेशन है क्योंकि ये बैलेंस नहीं है। खुद ही देख लो ना, मैग्नीशियम क्या है, एक है, एक ही है ना, इसके आगे पीछे कुछ नहीं है, एक है। यहाँ पे भी मैग्नीशियम एक है, मैग्नीशियम तो बैलेंस है। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, 2 मॉलिक्यूल्स है, यहाँ पे क्या है, 1 मॉलिक्यूल्स है, भैया बैलेंस तो नहीं है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं स्केलेटल। जो अनबैलेंस्ड इक्वेशन होता है उसको हम स्केलेटल इक्वेशन बोलते हैं। तो इसमें सारे टर्म्स क्लियर हुए कि क्या है, सेपरेशन प्लस सेपरेशन का काम करती है, एरो डायरेक्शन दिखाती है, और ये दोनों रिएक्टेंट हुए जो रिएक्शंस में भाग लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, आपस में रिएक्ट करके जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो राइट हैंड साइड में, रिएक्टेंट लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है। सारा चीज क्लियर।
तो ये इक्वेशन आप समझ गए। अब चलो समझते हैं बैलेंस इक्वेशन के बारे में। तो चलो अब हम लोग पढ़ते हैं बैलेंस इक्वेशन क्या होती है। स्केलेटल समझ में आया, जो बैलेंस्ड नहीं होती मतलब जो अनबैलेंस्ड होती है। अब उसको बैलेंस्ड इक्वेशन क्या कहते हैं। लेकिन बैलेंस्ड करने से पहले आपको ये क्वेश्चन पूछना चाहिए, मैम बैलेंस करना ही क्यों है, बिना बैलेंस किए हुए तो काम चल सकता है, क्यों एक नया लफड़ा फड़ना कि बैलेंस करो। भैया बैलेंस इसलिए करना है कि आप एटम को चीट नहीं कर सकते, एटम को आप कभी चीट नहीं कर सकते। क्यों? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग जितना टोटल मास है एलिमेंट रिएक्शन से पहले, मतलब रिएक्शन के पहले जितना उसका मास है वही रिएक्शन के बाद भी होना चाहिए। तो आप एटम को कभी भी चीटिंग नहीं कर सकते, तो इसीलिए हमको बैलेंस करने की जरूरत पड़ती है। तो चलो सीखते हैं बैलेंस करने का तरीका, ठीक है, और प्रोफेशनल्स की तरफ बैलेंस करना सीखते हैं। तो पहला इक्वेशन है Zn रिएक्ट किया H2SO4, इसका आपको एक्टिविटी ऑलरेडी बता चुके हैं, ठीक है। Zn रिएक्ट करेगा H2SO4 से तो क्या बताएगा, ZnSO4 प्लस H2 हाइड्रोजन गैस निकालेगा। और आपको पता है इस रिएक्शन में क्या होता था, हीट रिलीज होता था। आपको निकल फ्लास्क टच करते तो आपको वार्म फील होता, वार्म वाला गरम गरम गुनगुना, तो वो हीट रिलीज होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो इसका चेक करते हैं ये बैलेंस है कि नहीं है, ठीक है। देखो इधर LHS RHS, LHS मतलब LHS में रिएक्टेंट, RHS में प्रोडक्ट। तो देखो जिंक आगे में कुछ नहीं है मतलब 1 है, एक ही है, लिख लो। यहाँ पे पहले एक टेबल बना दो, LHS, ठीक है, और RHS, ओके, ठीक है। जो जो एलिमेंट्स हैं सारे लिख लो, ठीक है। जिंक है लिख लो भैया, हाइड्रोजन है लिख लो, ओके, होप आपको दिख रहा होगा, ठीक है। फिर सल्फर है और ऑक्सीजन भी है, ठीक है, इतना है। अब देखो LHS मतलब रिएक्टेंट साइड में जिंक एक है, लिख लिया। RHS साइड में यानी कि प्रोडक्ट साइड में जिंक एक है, दोनों साइड एक, ये दोनों बैलेंस है, ठीक है। हाइड्रोजन मतलब रिएक्टेंट साइड में 2 है, लिख दो। फिर प्रोडक्ट साइड में भी 2 ही है तो लिख दो, ठीक है। फिर सल्फर, सल्फर भी रिएक्टेंट साइड में 1 है, प्रोडक्ट साइड में भी 1 ही है, ठीक है। फिर देखो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड में 4 है, प्रोडक्ट साइड में भी 4 ही है। तो ऑलमोस्ट ये इक्वेशन जो है ऑलरेडी बैलेंस्ड है, तो इसमें हमको कुछ करना ही नहीं है। तो मतलब समझ में आया कि दोनों साइड बैलेंस्ड है, मतलब दोनों साइड का मास बराबर है। तो चलो अब अनबैलेंस्ड इक्वेशन को देखते हैं। ये इक्वेशन देखो, आयरन रिएक्ट्स विद वाटर इक्वल टू FeO3 बना रहा है, Fe3O4 बना रहा है, हाइड्रोजन बना रहा है, ठीक है। तो इसको देखते हैं। तो ऑलरेडी मैंने टेबल्स बना लिया है ताकि बार बार बनाने का चक्कर ना हो, बस आपको यहाँ पे हम बैलेंसिंग करना सिखाएंगे, ठीक है। देखो अब लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट साइड में आयरन कितना है, 1 है, प्रोडक्ट साइड में आयरन 3 है, ठीक है। अब देखो लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन 2 है और राइट साइड में भी हाइड्रोजन 2 है, ठीक। आप बस ध्यान से देखना, बहुत इजी है बैलेंसिंग करना, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, बस आपको फोकस करना है और देखना है कि कैसे स्टेप्स फॉलो करें। मतलब ये एक हिट एंड ट्रायल मेथड है, तो आप सिंपल सा मैथ्स लगाओ और हिट एंड ट्रायल मेथड को एग्जीक्यूट करो और बैलेंस करो। कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, इसमें कोई बहुत टफ काम नहीं है, ओके। तो अब देखो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन लेफ्ट साइड में यानी कि प्रोडक्ट साइड में 1 है, पर राइट साइड में ऑक्सीजन 4 है, ठीक है। तो चलो अब बैलेंस करते हैं। तो बैलेंस करने से पहले ना हमको ध्यान रखना है, हम लोग सबसे पहले मैक्सिमम नंबर को पकड़ेंगे, ठीक है। तो उससे हमारी थोड़ी, हम एक हिट ट्रायल कर रहे हैं, मतलब हिट एंड ट्रायल कर रहे हैं। अगर ये एग्जीक्यूट, अगर ये फेल हो गया तो दूसरा मेथड यूज करेंगे, इसी को तो हिट एंड ट्रायल कहते हैं, ठीक है। तो कोशिश करना कि जो मैक्सिमम नंबर है, मतलब जो सबसे मैक्सिमम दिखे उसको लेकर के चलो, ठीक है। तो सबसे मैक्सिमम इसमें क्या दिख रहा है हमको, तो ऑक्सीजन ही दिख रहा है भैया, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में जो सबसे ज्यादा मात्रा में है 4 नंबर है, ठीक है। और इधर ऑक्सीजन क्या है, 1 है। तो चलो बैलेंस करते हैं। तो 4 करने के लिए सिंपल मैथ्स लगाते हैं। तो क्या करेंगे, हम इसमें सिंपल 4 मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। लेफ्ट साइड में 4 मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो अब आपका ऑक्सीजन क्या हुआ, 4 हुआ। देखो अब ऐसा नहीं करना भैया कि 4 हमको ऑक्सीजन चाहिए तो तुम 4 यहीं पे डाल देना, गलत, ऐसे नहीं होता। ऐसे आप एटम की क्वांटिटी नहीं चेंज कर सकते, मतलब ऐसे नहीं, सॉरी, ऐसे आप फॉर्मूला चेंज नहीं कर सकते। आपको फॉर्मूला नहीं करना है, बस रीअरेंज करना है। वैसे भी क्या होता है कि जब रिएक्शन होता है ना, तो जो आपस में जो रिएक्शंस होते हैं वो उसका एटम्स का रीअरेंजमेंट होता है, उसका फॉर्मूला चेंज नहीं हो जाता है। ऐसा नहीं है कि आयरन है तो वहाँ पे प्रोडक्ट में निकल के उसका कुछ और ही चीज बन गया, जो है उसी को रीअरेंज करके नया प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है। तो तुमको फॉर्मूला, सॉरी, आपको फॉर्मूला चेंज नहीं करना है। तो आप कभी भी यहाँ पे नहीं डालोगे, ठीक है। कहाँ पे डालोगे, इधर डालोगे। तो सिंपल मैथ्स लगाओ, ठीक है।
सिंपल मैथ्स लगाए और 4 आपका यहाँ मल्टीप्लाई किए, ठीक है। अब ऑक्सीजन तो आपका बैलेंस हो गया, इधर भी 4 इधर भी 4, लेकिन हाइड्रोजन कितना हो गया भैया, 4 इंटू 2 8। आपके पास हाइड्रोजन कितना हो गया, 8 हो गया, 8 नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो गया। अब इधर 4 2 ही है, इधर 8 हो गया। चलो कोई बात नहीं, अभी देखते हैं। दूसरा नंबर है 3, आयरन 3 है, राइट साइड में 3 है, लेफ्ट साइड में 1 ही है, तो चलो हम इसको 3 बना देते हैं, 3 मल्टीप्लाई कर देते हैं, सिंपल मैथ्स। 3 मल्टीप्लाई किए, कुछ नहीं है, 3 इंटू 1 1, यानी कि यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई किए, ये 3 हो गया। चलो आयरन भी बैलेंस हो गया, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों 3 3। हाइड्रोजन बस बचा, हाइड्रोजन अब लेफ्ट साइड में 4 यानी कि 8 है और राइट साइड में 2 ही है। बड़ी नाइंसाफी, बैलेंस तो करना पड़ेगा। तो कुछ नहीं, इसमें भी सिंपल मैथ्स लगा लो, 4 इंटू 2 8, सिंपल, यहाँ पे 4 लगा दो ना, हो गया 4 इंटू 2 8, ठीक है। चेक कर लो, सारे बैलेंस है। 3 आयरन 8 हाइड्रोजन 8 हाइड्रोजन, 4 ऑक्सीजन, यहाँ से भी देख लो, 3 आयरन 8 हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन। क्लियर, कितना सिंपल था। बस आपको फोकस्ड होना है और जितने भी एलिमेंट्स है आपको ध्यान से उसमें सिंपल मैथ्स लगा के बैलेंस करना है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस आपको फोकस करके इसको सॉल्व करना है। बहुत इजी है बैलेंसिंग, किसी भी तरह की बैलेंसिंग आए आप डरो मत और उसको इजीली हिट एंड ट्रायल मेथड से क्रैक करो, ठीक है। कोशिश करना कि जो भी हाईएस्ट नंबर है उससे शुरू करें तो हमारा थोड़ा सा आसान हो जाता है, और अगर ना भी वो टैली खाए तो कोई बात नहीं, दूसरे तरीके से करें, ठीक है। तो इस तरह से आप इजिली कर सकते हो। यही इसके सारे स्टेप्स है आपके एनसीईआरटी बुक में कि पहले मैक्सिमम नंबर को पकड़ो, फिर उसको करो, ये सारे चीज जो आपको ऑलरेडी हम बता चुके इसी में, ठीक है। ये टेबल जरूर बना लेना, टेबल बनाओगे तब आपको इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे। पता चला ऐसे ही ट्रायल करते रहे तो फिर वो ऐसे ही फंस जाओगे, क्योंकि एग्जाम में आपके पास टाइम भी कम होता है ना, तो वो भी देखना होता है, तो बैठ करके इसी में मत लटके रहना। तो ये टेबल बना लेना ताकि आपको वो विजिबल हो चीजें और आप आराम से कर सको, ठीक है। तो ये बैलेंसिंग का इक्वेशन था। अब देखो फिजिकल स्टेट्स क्या होती है। देखो इक्वेशन जब भी हम लिखते हैं ना, तो इक्वेशन एक्चुअली क्या होता है, फुल इंफॉर्मेशन देता है। कोई भी रिएक्शंस का इक्वेशन जो होता है फुल इंफॉर्मेशन होता है। तो फुल इंफॉर्मेशन में एक फिजिकल स्टेट भी होता है। फिजिकल स्टेट मतलब वो किस स्टेट में रिएक्शन किया, सॉलिड के फॉर्म में, लिक्विड के फॉर्म में, गैस के फॉर्म में या एक्वस के फॉर्म में, वो भी अगर हम रिएक्शन में मेंशन कर देंगे तो कितना अच्छा हो जाएगा कि आपको फुल डिटेल्स मिलेगा, है ना। मोर इन्फॉर्मेटिव हो जाएगा आपका इक्वेशन, मोर इन्फॉर्मेटिव हो जाएगा, मतलब उसको देखते ही पकड़ लेगा कि हाँ भैया ये है, ये है, ये चीज है, ये इस फॉर्म में है और ऐसे ऐसे रिएक्ट कर रहा है और ये प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक है। और एक्वस क्या हुआ, एक्वस मतलब जो वाटर में डिजोल्व होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, उसको एक्वस बोलते हैं, ठीक है। तो चलो इसका भी एक उसी चीज को देख लेते हैं कि आयरन जो है सॉलिड फॉर्म में रिएक्ट किया वाटर से जो गैसियस फॉर्म में था, और ये सॉलिड फॉर्म में बनाया और एक गैसियस फॉर्म में बनाया। तो ये इंफॉर्मेशन को मतलब हमारे इक्वेशन को, मतलब जो भी हमारा रिएक्शन हुआ उसके इक्वेशन को और भी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव हो जाता है, इंफॉर्मेटिव बना देता है। जैसे कि आपका अगर आप अपना एड्रेस पूरी तरह से दो विद पिन कोड, तो होता है ना कि पूरा डिटेल्स उसको मिल जाता है और इजिली वो आइडेंटिफाई कर पाता है। तो वही है ये फिजिकल स्टेज। तो ये रिएक्शंस और इक्वेशंस के बारे में मैंने आपको पूरा क्लियर बता दिया। कोई डाउट? आई होप कि आपको सब चीज़ें अच्छे से समझ में आई होगी और सब चीज़ें क्लियर होगी। मैंने जितना कोशिश कर सकती थी सिंपल लैंग्वेज में आपको बताने की, वैसे आपको डिटेल से बता दी। ओके, आज का क्लास इतना ही था और आज के क्लास के बेसिस पे आपके लिए होमवर्क है और ये होमवर्क इम्पॉर्टेंट है। आप इसको अपने से अटेम्प्ट लेने की कोशिश करना। इसका सॉल्यूशन मैं आपको नेक्स्ट क्लास में ज़रूर बताऊंगी, लेकिन पहले अपने से इसको अटेम्प्ट करना और अपने माइंड को थोड़ा एक्सरसाइज करने देना। ये बोर्ड का पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसे इग्नोर तो बिल्कुल भी मत करना, ठीक है। क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। इस इक्वेशन को देखो और इसको बोल रहा है कि बैलेंस करने के लिए, ठीक है। PQRS ये आपको निकालना है, PQRS का वैल्यू, मतलब अभी जो आपको बैलेंसिंग सिखाए उसी हिट एंड ट्रायल पे आप इसको ट्राई करना और इसको बैलेंस करने की कोशिश करना, ठीक है। दूसरा है राइट इक्वेशन ऑफ प्रोसेस ऑफ रेसिप्रेशन एंड बैलेंस दैट इक्वेशन। आपको दोनों फॉर्म में, देखो बोर्ड में क्वेश्चन ना सिंपल फॉर्म में नहीं आता, कभी कभार ऐसा होता है कि वो आपको डायरेक्ट फॉर्म में दे देगा, लेकिन जनरली थोड़ा सा ट्रिकी करके देता है ताकि आप उसके, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना तो आप क्वेश्चन भी इजिली आइडेंटिफाई कर पाओगे और आंसर भी कर पाओगे। तो इसको बस लैंग्वेज में दिया है कि बस आपको ये रेसिप्रेशन का
प्रोसेस ऑफ रेसिप्रेशन का इक्वेशन लिखना है, ठीक है। तो आपको रेसिप्रेशन का प्रोसेस पता होगा तो इजीली आप उसका इक्वेशन लिख पाओगे, ठीक है। और उसको बोला है बैलेंस करने के लिए, बस इसको वर्ड में लिख दिया है, तो वर्ड में देख करके ही मत डर जाना, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही था। नेक्स्ट क्लास में जो भी ये सारे टॉपिक्स हम आपको बताएंगे, उस टॉपिक के बेसिस पे ये आपके 2 क्वेश्चन है, इसको आप अटेम्प्ट करने की कोशिश करना। फिर नेक्स्ट क्लास में तो हम इसका आंसर बताएंगे ही, ठीक है। क्वेश्चन है डिफाइन द टर्म डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट क्लास के लिए क्वेश्चन इसलिए देते हैं ताकि आप नेक्स्ट क्लास में जो भी हम पढ़ाने वाले हैं उसको थोड़ा बहुत अपने से पढ़ के आओ। तो अगर अपने से पढ़ के आओगे तो जो भी हम बताएंगे तो आपको इजीली समझ में आएगा, आपके लिए कंफ्यूजन कम होगा और आप क्वेश्चन पूछ पाओगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास के बेसिस पे क्वेश्चन है डिफाइन द टर्म डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होते हैं वो आपको बताना है। राइट 1 केमिकल इक्वेशन ईच फॉर द डिकम्पोजिशन रिएक्शन वेयर एनर्जी इज सप्लाई इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। आपको एक केमिकल इक्वेशन डिकम्पोजिशन रिएक्शन का लिखना है जिसमें एनर्जी सप्लाई हो रही है इन द फॉर्म ऑफ क्या, हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है। और बताना है डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज कंसीडर्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन बाय। मतलब ये वेजिटेबल मैटर जो है कंपोस्ट के फॉर्म में, इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों कंसीडर किया जाता है, इसका रीजन बताना है। दूसरा क्वेश्चन है व्हाई आर डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉल्ड द अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यानी कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अपोजिट क्यों माना गया है। राइट 1 केमिकल इक्वेशन ईच फॉर दिस 2 टाइप ऑफ रिएक्शंस, मतलब दोनों रिएक्शंस के लिए एक केमिकल इक्वेशंस आपको लिखना है, ठीक है। मेंशन द नेम ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन्वॉल्व इन द रिएक्शंस, और सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नेम जो भी है वो आपको प्रॉपर देना है। तो आज का क्लास इतना ही था। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी जब नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू।